Hello bachcho, let's see this question. This question says a body of mass m suspended by a non-straight spring then set free without push. The stiffness of the spring is k. Neglect the mass of the spring. Find the law of motion y as a function of t, where y is the displacement of the body from the equilibrium position. तो देखिए यहाँ पर की कॉन्सेप्ट की बात करें अपने पास की कॉन्सेप्ट, तो ये आपके पास SHM और जनरल इक्वेशन ऑफ SHM कह सकते हैं अपन, जनरल इक्वेशन ऑफ SHM। तो देखिए जो कंडीशन दे रखी है कि आपके पास एक स्प्रिंग इस तरीके से अनस्ट्रेच्ड स्प्रिंग है, मान लीजिए इस तरीके से, और ये मास लटका दे इस पर m। स्प्रिंग कांस्टेंट कितना k। तो अगर देखिए स्प्रिंग को अगर इस वाले मास को रिलीज करें अपन, यानी कि रिलीज करना और इसको स्लाइटली डाउन लेकर ना, दोनों अलग चीज़ यहाँ पर रिलीज किया। रिलीज करने पर क्या होगा, अगर यहाँ पर एक्सटेंशन निकालें तो आपके पास जो एनर्जी कंजर्वेशन है उसे क्या लिख सकते हैं अपन, कि जो स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन आएगा वो आपके पास किसकी वजह से, जैसे रिलीज करेंगे तो नीचे की ओर जाएगी, तो आपका ब्लॉक धीरे धीरे नीचे की ओर मूव करेगा। मान लीजिए ये एक्स मूव कर जाता है यहाँ पर, तो आपके पास क्या होगा, स्प्रिंग एनर्जी यानी कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये डिक्रीज होगी आपके पास, और जो एनर्जी डिक्रीज हुई वो किस में स्टोर हो जाएगी, आप स्प्रिंग एनर्जी की टर्म में। तो यानी कि अपन ये लिख सकते हैं यहाँ से कि जो हाफ एम, सो एम जी एक्स डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, आपके पास एम जी एक्स इक्वल टू गेन इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, और वो क्या होती है हाफ के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे जो एक्स आएगा वो कितना आएगा, 2mg/k। इसका मतलब क्या होगा, स्प्रिंग जो आपके पास है अगर रिलीज करेंगे तो मैक्सिमम कितना नीचे जाएगी, 2mg/k। तो देखिए अब यहाँ पर एक तो ये कंडीशन होगी, अब ये क्या करेगा, जैसे नीचे यहाँ पर पहुंचा वापस ब्लॉक अपने पास स्प्रिंग फोर्स की वजह से ऊपर की ओर मोशन करेगा, तो एक मीन पोजीशन होगी जिसके अबाउट ये क्या करेगा, SHM करेगा। तो जो मीन पोजीशन है उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, या मीन पोजीशन पे आपके पास क्या होता है, नेट फोर्स क्या होती है, 0। जैसे यहाँ पर मान लीजिए इसको स्लाइटली रिलीज करें अपन, तो मास की वजह से यानी कि mg की वजह से नीचे आएगा, और जैसे नीचे आएगा तो आपके पास स्प्रिंग फोर्स ऊपर की ओर बढ़ने लग जाएगा। तो सपोज करिए अपने पास यहाँ पर ये एक्स डैश नीचे आता है, तो स्प्रिंग फोर्स क्या हो जाएगा, के एक्स डैश, और फोर्स क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। आपके पास यहाँ पर FBD देखे इसका मीन पोजीशन पे, तो नीचे तो लग रहा होगा mg, और ऊपर कितना लग रहा होगा, के एक्स डैश लग रहा होगा आपके पास। तो यानी कि मीन पोजीशन पे फोर्सेस बराबर होंगी, क्योंकि नेट फोर्स क्या हो गया, 0 हो गया, तो के एक्स डैश, तो यहाँ से एक्स डैश की वैल्यू आ गई mg/k। इसका मतलब ये जो मीन पोजीशन होगी इसकी कहीं इधर होगी आपके पास, ये मीन पोजीशन होगी, तो आपका जो पार्टिकल या ब्लॉक है इसके अबाउट SHM करेगा। अब देखिए अपने को इसकी जनरल इक्वेशन चाहिए, और लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग y एज अ फंक्शन ऑफ t। ये जनरल डिस्टेंस y के लिए आपके पास y दे रखा है, तो जैसे सपोज करिए ब्लॉक आपके पास m मास का, तो ये आपके पास y नीचे आ जाता है, तो स्प्रिंग फोर्स कितना जनरेट होगा, k इंटू वाई। आपके पास जो एक्सटेंशन होता है कहाँ से लिया जाता है, नेचुरल लेंथ से। इसका मतलब जो स्प्रिंग अपने पास नेचुरल लेंथ थी वहाँ पर आपका ब्लॉक बोल देते हैं कि कितना डिस्टेंस चल गया, y डिस्टेंस चल गया। तो यानी कि स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन कितना आएगा, y के बराबर, तो स्प्रिंग फोर्स आ जाएगा आपका ऊपर की ओर, और जो आपका mg है वो तो कंटिन्यूसली लगेगा इसे यहाँ पे। तो यहाँ पे नेट फोर्स लिख सकते हैं अपन, एफ नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, mg माइनस के वाई, और नेट फोर्स का मतलब मास इंटू एक्सेलेरेशन। तो इसको एक्सेलेरेशन को कैसे लिख सकते हैं, d2y/dt² बराबर हो जाएगा mg माइनस के वाई। तो अपने पास है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन होता है y इक्वल टू कितना होता है, a प्लस बी कोस ओमेगा टी प्लस सम फेज एंगल मान लेते हैं अल्फा। तो आपके पास जो इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन होगा ये। अब जैसे आपको यहाँ पर इक्वेशन है m/d2y/dt², तो आपका जो y है, जो जनरल सॉल्यूशन अपने लिखा है a प्लस बी कोस ओमेगा टी प्लस अल्फा, ये जनरल सॉल्यूशन होगा। अगर इसको दो बार डिफ्रेंशिएट करें अपने, यानी कि इसका पे एक बार डिफ्रेंशिएट करें dy/dt निकाले, तो a का तो 0 हो जाएगा, b आपका कॉन्स्टेंट है, और कोस का क्या हो जाएगा साइन माइनस में, तो ओमेगा टी प्लस अल्फा इंटू ओमेगा। ये हो गया इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा d2y/dt² इक्वल टू माइनस का b, और साइन का क्या हो जाएगा फिर से कोस ओमेगा टी प्लस अल्फा इंटू ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी माइनस का b ओमेगा स्क्वायर कोस ओमेगा टी प्लस अल्फा। तो इन दोनों वैल्यूज को अपन मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इस यहाँ पर वैल्यू रखें तो आपके पास कितना हो जाएगा, m
dy अपॉन dt स्क्वायर, तो m और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, माइनस का b ओमेगा स्क्वायर कोस ओमेगा टी प्लस अल्फा इक्वल टू आपके पास क्या था, एम जी माइनस के वाई, तो एम जी माइनस के वाई की वैल्यू क्या आपके पास, ए प्लस बी कोस ओमेगा टी प्लस अल्फा। तो यहाँ से देखिए जो सिमिलर टर्म्स है नहीं, कोस ओमेगा टी वाले टर्म्स को कंपेयर करें अपन, तो कह सकते हैं ऑन कंपेयरिंग आपके पास क्या होगा, माइनस का बी ओमेगा स्क्वायर कोस ओमेगा टी प्लस अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ पर मल्टीप्लाई करें तो माइनस का के बी कोस ओमेगा टी प्लस अल्फा और इनटू आपके पास एम बी है यहाँ पर, तो एम बी आएगा एक, तो यहाँ से कंपेयर करें तो माइनस का बी ओमेगा स्क्वायर एम इक्वल टू माइनस का के बी, तो यहाँ से क्या होगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, एक बी से बी कैंसिल आउट हो गया आपके पास, तो ओमेगा की वैल्यू आ गई आपके पास यहाँ पे के बाई एम और इसका अंडर रूट, तो ये आ गया आपके पास एंगुलर फ्रिक्वेंसी। अब देखिए अपने पास यहाँ ए और बी जो कांस्टेंट है उनकी वैल्यू निकालें, तो एक तो आगे पास फ्रिक्वेंसी और हमारे कांस्टेंट वैल्यूज हैं, जैसे इनको इक्वेट करें तो एम जी माइनस के ए, यहाँ पे कुछ नहीं आपके पास, तो ये भी लिख सकते हैं एम जी माइनस के ए इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ से जो ए की वैल्यू आ गई ये बेसिकली होगी एम जी बाई के, तो ये दो कांस्टेंट आ गए, तो आपके पास जो इक्वेशन है उसमें रखें वाई इक्वल टू कितना ए, तो यानी कि एम जी बाई के प्लस के वाई, तो आपके पास यहाँ पे के और वाई की वैल्यू क्या थी आपके पास ए प्लस बी, तो ये जो लिखे अपने वैल्यूज यहाँ पे जो इक्वेशन थी आपके पास, जो जनरल सोल्यूशन है ए प्लस बी कोस ओमेगा टी, तो ए की वैल्यू तो होगी एम जी बाई के प्लस बी कोस प्लस बी कोस ओमेगा टी प्लस अल्फा। तो देखिए अब यहाँ पर जो कांस्टेंट है बी और अल्फा इसकी वैल्यू निकाले तो कहाँ से आएगी, तो देखिए यहाँ पर जो कंडीशंस की यूज़ करें कि टी बराबर जीरो पे जब आपका डिस्प्लेसमेंट कितना था जीरो, तो वाई की वैल्यू भी क्या थी जीरो, और इसकी वेलोसिटी निकालेंगे कि डी वाई बाई डी टी, तो ये भी क्या होगी जीरो की उस टाइम पे, तो यानी कि इस इक्वेशन में रखे अपन टी बराबर जीरो, तो टी बराबर जीरो रखने पे वाई जीरो हो गया, तो क्या लिख सकते हैं जीरो इक्वल टू एम जी बाई के प्लस आपके पास बी कोस ओमेगा टी प्लस अल्फा, बी कोस ओमेगा टी और टी जीरो आपके पास, तो यानी कि तो ओमेगा टी जीरो हो जाएगा, बचे कितना अल्फा, तो यहाँ से अपने पास जो इसकी वैल्यू निकाले बी की, या चाहे तो अपने पास कोस अल्फा की भी निकाल सकते हैं यहाँ पर, और अगर इसका डिफरेंशिएशन करें जो कि अपन फाइंड आउट कर चुके हैं कि एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे आपके पास, यानी कि जो वेलोसिटी होगी तो यहाँ से, तो यहाँ से आपका डी वाई बाई डी टी भी क्या है जीरो, जब टी इक्वल टू जीरो है तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं अपन जीरो इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा माइनस बी ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, तो ओमेगा टी तो जीरो हो गया तो अल्फा, तो यहाँ से कह सकते हैं कि अल्फा की वैल्यू क्या आएगी जीरो आएगी आपके पास, तो अगर अल्फा की वैल्यू जीरो आ गई आपके पास यहाँ पर, तो अगर अल्फा की वैल्यू जीरो तो यहाँ पे रखे अपन कोस अल्फा, तो कोस अल्फा कितना होता है आपके पास, यानी कि कोस जीरो की वैल्यू हो जाएगी वन, तो कह सकते हैं यहाँ से जीरो इक्वल टू एम जी बाई के प्लस बी, तो जो बी की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस का एम जी बाई के माइनस का एम जी बाई के, तो कॉन्स्टेंट हो गए, तो फाइनल इक्वेशन में रखे इसको ए की वैल्यू क्या थी आपको एम जी बाई के और बी की वैल्यू माइनस एम जी बाई के कोस ओमेगा टी, ओमेगा क्या था आपके पास अंडर रूट के बाई एम प्लस जीरो, तो यानी कि इक्वेशन सिंपल क्या हो जाएगी एम जी बाई के कॉमन ले लें यहाँ से, तो बचेगा कितना वन माइनस कोस अंडर रूट के बाई एम, तो ये हो गया आपके पास फाइनल इक्वेशन y इज अ फंक्शन ऑफ t जो सिस्टम दे रखा है। सो दिस और फाइनल आंसर, होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।